सभी मेरे बच्चों का आज स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ मिलकर मॉक टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। नमस्कार संतोष, गोविंद, सनी, इंद्रजीत, आप सभी का दिल से स्वागत है। और कल के लिए मैं माफी चाहूंगा बेटा, कल आपकी क्लास में नहीं ले पाया क्योंकि उसका कारण था कल मुझे अचानक से कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। हाथ जोड़कर मैं उस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा। पर अब इससे आगे हमारी क्लासेस एज यूजुअल चला करेंगी, रेगुलर चला करेंगी। ठीक है। और अभी तक जो बच्चे आज नए क्लास में जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं, अभी हमने सिर्फ एक ही क्लास ली है बच्चों। ठीक है। आज हमारी दूसरी क्लास है और शुरुआत में हम आप सभी के साथ मिलकर मेरे बच्चों हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। पहले हम मॉक टेस्ट में ये चीजें समझने का काम करेंगे कि पेपर किस तरीके से सोल्व करना चाहिए या पेपर में किन सेगमेंट्स में किस तरीके से हमें टेंशन देनी चाहिए। और मेरे बेटे उसके बाद हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे अलग अलग एरिया स्पेसिफिक यानी कि टॉपिक वाइज आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा। मुझे सभी के कमेंट आ रहे हैं, कोई बच्चा ये बदतमीजी ना करे सर मेरा कमेंट आ रहा है। सभी के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। आप टाइम पास ना करें, मैं इस तरह की टाइम पास चीजों को पसंद नहीं करता। ठीक है। सभी के कमेंट आ रहे होते हैं, हर किसी का नाम नहीं लेता मैं क्लास में, आप जानते हैं। ठीक है। तो मेरे बच्चों आइए आज का मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और करेक्ट कर देना चाहूंगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि सर टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरे बच्चों ये आप लोगों का प्रैक्टिस बैच है, ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस बैच है। तो प्रैक्टिस बैच तब कायदे में रहता है जब आप लोग पहले कोई और क्लास में अपना पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो। ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? ओके। तो आज के लिए हम आज आपके साथ मॉक टेस्ट नंबर 2 को शुरू करेंगे बच्चों। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एबीसीडी करके आंसर बनाएं। एबीसीडी के साथ साथ अगर आपको उस क्वेश्चन का रीजन पता है, डेफिनेटली आप हमें रीजन को बता के तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और टीचर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हमें पढ़ने की इजाजत हो। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ अब थोड़ा प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला सवाल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बताओ मेरे बच्चों यहां पर आपका क्या जवाब सही होगा? बताते चलेंगे बेटा फटाफट से प्लीज। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इसी चीज को मोस्ट रिमार्केबल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण है या जिनका जिक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका अर्थ हमने क्या बनाया, जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिनका महत्वपूर्ण जिक्र है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कहते हैं। ठीक है बेटा। चलिए जी, प्रश्न संख्या 2 पर काम करते हैं। दिमाग लगाएं, आंसर बताएं, मैं इनके साथ आपका रीजन बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। तो जो भाई अपना नाम बुलवाना चाहता था कमेंट बताना बेटा, अब यहां दिमाग लगाओ। ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच में ही आप अपनी स्पीड मेंटेन करके चल सकते हैं, आप अच्छा सीख सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। चलिए मैं पढ़ता हूं सवाल को। द सेज, सेज हम उस साधु को कहते हैं जो ज्ञानी होता है। सेड, उसने कहा, मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मेरे बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब भी आप करें, एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे सामने कोई भी स्पीकर है, उसके बाद हम लिखी हुई देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखा हुआ देखते हैं क्या, लिसनर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर हमें देखने को मिलती है क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच। तो मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। नो चेंज ऑफ टेंस। बिल्कुल छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक्स लिखते चलेंगे।
ठीक है, छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक्स एक तरफ लिखते चलेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में देखने को मिले तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देंगे, यानी कि चेंज ऑफ टेंस क्या है, पॉसिबल है, ठीक है बेटा, हाँ है ना। लेकिन मेरे लाडलो यहां पर एक बात भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में देखने को मिलती है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के बावजूद हम लोग टेंस ऑफ चेंज नहीं करते हैं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के बावजूद टेंस ऑफ चेंज हम नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, अगर हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले, अगर हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने क्या कहा, जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, जब समय का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो टेंस को चेंज नहीं करना, ठीक है फाइन। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं, ठीक है, ही सेड वर्चू, नहीं मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, परीक्षा का ही सवाल लिखा है मैंने। अगर आप किसी पर दया दिखाते हैं, अगर आप किसी पर दया दिखाते हैं तो आपके दया भाव को दो तरफा, आपके दया भाव को मेरे बच्चे दो तरफा पुरस्कार मिलता है, एक इस धरती पर और एक पुरस्कार आपको मिलता है जब आप उस परमात्मा के दर पर जाते हैं, ठीक है, जब आप उस परमात्मा के पास जाते हैं तो वो परमात्मा भी आपको हमेशा हमेशा क्या देता है, दुआएं देता है। तो ऐसे लिखे सेंटेंस में सिर्फ दैट आप लिखेंगे, रिपोर्टिंग और पास्ट होने की बजाय, फिर भी आप इसके टेंस को चेंज नहीं करते, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मेरे बच्चे इस सवाल पर अगर हम काम करते हैं, द सेज सेज मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, इंसान दुआ करता है, इंसान प्रार्थना करता है, भगवान उन दुआओं को, प्रार्थनाओं को पूरा करता है, वेरी सिंपल। तो बेटा ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा से ही यही है। तो मेरे बच्चे सिर्फ इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट हमें चाहिए, बाकी की और कोई छेड़खानी नहीं चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा हुआ है, बाकी इस ऑप्शन में रिपोर्टिंग वर्ब गायब है। यहां पर सर ध्यान से समझोगे तो देखोगे टेंस की छेड़खानी हुई है, यहां पर भी टेंस की छेड़खानी हुई है, तो ए आंसर हमारा यहां करेक्ट बनता है। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। लास्ट में आपसे स्कोर में पूछूंगा, आपका स्कोर क्या है, मेरे को जल्दी आंसर बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि घोषणा करते हैं। आप लोग जब इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन में हर एक पार्टी, मेरे प्यारे शिकारियों, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में हर एक पार्टी, मतलब चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, तो वहां एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया जाता है, मतलब घोषणा पत्र बताया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। मैनिफेस्ट से मैनिफेस्टो बना घोषणा। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दिखाना। ये दोनों के दोनों इसके क्या है, सिनोनिम। सवाल किसका पूछा है, एंटोनिम का। बेटा डिस्टिंग्विश का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट, यानी कि जब हम अंतर बताने का काम करते हैं। मैंने क्या कहा, जब हम अंतर बताने का काम करते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब दिखावा करना, दिखाना, घोषित करना, और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, वेश बदलना, छुपाना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, कंसील द रियलिटी, कंसील द रियलिटी, जो हकीकत है उसे छिपाना। अब मेरे बच्चों, आप किसी चीज की घोषणा कब करोगे, आप किसी चीज की घोषणा कब करोगे, आप किसी चीज की घोषणा तब करोगे जब आप किसी चीज पर पक्के हैं, यानी कि आप सही हैं। और छिपाओगे कब, जब आप कोई चीज की गलती कर रहे हो, है ना, बात समझ रहे। तो बेटा ये हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 पर आ जाएं। ग्रामेटिकल एरर हमें देखना है दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और ग्रामेटिकल एरर बताएंगे। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन
फ्लाइट्स कैन द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, ये हमारे सेंटेंस का क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन की वजह से ये क्या हो गया बेटा, ये प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस। इस सब्जेक्ट के अनुसार कैन लेसन। देखो मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी भी शब्द के साथ या तो पहले या फिर इसके आखिर में en को जब जोड़ते हैं तो ये अपने आप में वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। जैसे एक मैंने शब्द लिखा आपके सामने वाइड, वाइड अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है। हमने इसके साथ एन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ब बन गई, यानी कि किसी चीज को चौड़ा करना। मैंने आपके सामने लिखा एक शब्द हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, ये एक नाउन है। मैंने इसके साथ en जोड़ दिया तो क्या हो गया, किसी चीज को ऊंचा करना, वर्ब बन गया। फ्रेंड अपने आप में एक नाउन है, मैंने इसी के पहले en को जोड़ दिया। एन फ्रेंड का मतलब जब हम किसी से मित्रता करने की कोशिश करते हैं, इस लॉजिक को याद रखना, कई जगह पर ही आपको वोकैबुलरी याद करने में मदद करेगा। रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन, सर ये अपने आप में मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा अमाउंट का यूज करते हैं। अगर यहां प्लूरल काउंटेबल लिखा होता तो हम इस ऑफ से पहले ए या फिर द लगाकर नंबर का यूज करते हैं, यानी कि ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है। आगे लिखा है इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। अब सवाल में गड़बड़ क्या हो गई, यहां पर गड़बड़ हो गई, फॉर की बात हम नहीं करेंगे, है ना। मतलब किस दर से, अगर किसी दर की हम बात कर रहे हैं तो दर को बताने के लिए हमें यहां प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे पास एरर क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। माई फ्रेंड बॉट दिस शर्ट बाई ₹2000, ठीक है ना। किस दर से उसने खरीदा है, ठीक है। तो ये दर है, रिपीटिशन बताने का काम कर रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे छोटे भाइयों, पैराजंबल का एक सवाल है, पहले आप इस पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है, एक बार इसमें दिमाग लगाएंगे। शाबाश शाबाश, बना के दिखाओ बेटा, गलत होगा कोई बात नहीं। आओ बच्चों देखो, जब भी आपके सामने पैराजंबल का क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले शुरुआत को देखो, इधर डी है, इधर सी है, इधर बी है, इधर ए है, कोई दिक्कत नहीं। पैराजंबल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना, पिछली क्लास में भी मैंने बताई थी, और ट्रिक है क्या, नाउन के बाद हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है, पहली बात, और पहले कारण बताया जाता है कॉज, और उसके बाद उसका इफेक्ट यानी कि परिणाम। दो बातें याद रखनी है दोस्तों, एक बार सारे कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे, सारे बच्चे एक बार कमेंट्स में ये लिखकर दिखाएंगे बेटा, नाउन के बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और कॉज के बाद हम इफेक्ट का यूज करते हैं। अब इन्हीं दोनों ट्रिक पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक एक्सपर्ट मैकेनिक्स ने काम किया किसी भी प्लेन पर, ठीक है। आगे लिखा है क्या, अ स्मॉल नट हैड फॉलन इनटू अ चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग। बच्चों प्रिवेंट के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है, एक तरफ कमेंट्स में लिख लीजिएगा। A huge plane was forced to crash land when its landing gear got stuck. अब एक देखो कॉज इफेक्ट है, क्या हुआ, एक बड़े प्लेन को जबरदस्ती क्रैश लैंड पर रखा गया, रोका गया, क्यों, क्योंकि उसका गियर फंस गया। आप अगर ध्यान से समझोगे तो गियर के फंसने का कारण हमें समझ में आ गया, गियर के फंसने का कारण हमें समझ में आ गया, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, गियर फंसने का कारण हमें समझ में आ गया, क्या है, आप कहोगे सर सी के बाद हमें बी नजर आना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करते, ध्यान से समझेंगे। इतनी जल्दी नहीं पता चल रहा, क्यों, क्योंकि यहां ए वाले पार्ट ने क्या बताया है, एक्सपर्ट्स ने 3 घंटे तक काम किया है उस पर,
ये भी हमें पता चला। एक्सपर्ट्स ने 3 घंटे उस पर काम किया है। फिर जब उन्होंने 3 घंटे काम किया है, जब 3 घंटे काम किया तब उन्हें ये पता चला, क्या चीज, उन्हें क्या पता चला, किस वजह से मैकेनिकल फेलियर हुआ। तो ए के बाद डी कौन से ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। ए के बाद डी इधर है, ए के बाद डी इधर है। शुरुआत किससे होगी? प्लेन की लैंडिंग क्यों कराई गई? तो सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर होगा। चलो बेटा, अब एक साथ आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस हैं। एक साथ आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई, विकास नाम का एक लड़का है, लिख रहा है हमारा भी नाम ले लो गुरुजी, आंसर दे रहे हैं हम। विकास, मैं आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगूंगा बेटा, आप गलत क्लास में आ गए हैं। ये क्लास एक डिसिप्लिन वाली क्लास है, यहां सिंसियरिटी से पढ़ाया जाता है, यहां आपकी मस्तीखोरी नहीं चलेगी बेटा। आप अगर इस क्लास की, इस टीचर की और इस कंटेंट की इज्जत करते हैं, आपका स्वागत है बेटा, ठीक है। मैं किसी के यहां नाम लेने के लिए नहीं पढ़ाता, ठीक है विकास भाई। आपके पैर पकड़ के मैं माफी चाहूंगा बेटा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, रीजन बता सके रीजन बताएं और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप मुझे अपना स्कोर बताएं। मेरा आपसे इतना प्यारा है, इतना नाता है, ठीक है। तो आगे से ये हरकत नहीं करनी, ठीक है बेटा, फाइन, वरना मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगूंगा बेटा, आपको बुरा लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे क्लास में, डिसिप्लिन वाली क्लास है, अच्छे से पढ़ने वाली क्लास है, तो बेटा पढ़ने पे पूरा ध्यान, हरकतों पे कोई ध्यान नहीं। द डिटेल्स वर ब्लैंक फ्रॉम वन पर्सन टू अदर विद इन नो टाइम, ठीक है। तो जब हम डिटेल किसी को दूसरे को देते हैं, तो इस डिटेल को देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बाबू? जब हम किसी को डिटेल देते हैं, देखो पास आउट का मतलब क्या होता है? टू फेंट, यानी कि बेहोश हो जाना। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, गुजर जाना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पास इन का मतलब क्या होता है? टू हैंड ओवर, यहां हैंड ओवर नहीं है, क्या करेंगे? पास डाउन। पास डाउन का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, वो उसके ऊपर निरीक्षण करता है, उसकी जानकारी करता है, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। चलिए मेरे बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। सेलेक्ट करना गलत स्पेलिंग कौन सी है। कंपैरिजन, तुलना, अर्थ है, सही स्पेलिंग है अपने आप में। कंपैरिजन बना कैसे है मेरे बेटा? कंपेयर का मतलब तुलना, और इसके साथ हमने नाउन बनाने के लिए कंपैरिजन बना दिया, ये सही है। एमिनेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। एमिनेंट का मतलब होता है सुपीरियर। सारे बच्चे मुझे लिख के दिखाएंगे बेटा इसका सिनोनिम, सुपीरियर। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो श्रेष्ठ, ठीक है बेटा, ओके। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? श्रेष्ठ, यानी कि जो अपने आप में बड़ा अच्छे लेवल पर है। एस्टिमेट की अगर हम बात करते हैं तो एस्टिमेट का मतलब होता है रफ, ठीक है, अप्रोक्स। सारे बच्चे सिनोनिम्स भी लिखते चले जाएंगे, अनुमान हिंदी में कहते हैं। फ्रेंटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें के नहीं आएगा, यही स्पेलिंग अपने आप में गड़बड़ थी। फ्रेंटिक स्पेलिंग को आपने ठीक किया, ठीक है। चलिए, फ्रेंटिक का मतलब होता है जब आप बेकाबू हो जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, जैसे हमारा विकास भाई अभी बेकाबू हो गया था, आंसर सही बताने के बाद इसे लगा कि अब मैं आंसर सही बता रहा हूं तो गुरुजी मेरा नाम ले दो। नहीं बेटा, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। आप सिलेक्शन लेने के बाद मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे, उस दिन मजा आएगा, है ना। हाँ, छोटी छोटी अचीवमेंट में कुछ नहीं होगा। देवर एम्बारेस्ड, सारे बच्चे एम्बारेस्ड की स्पेलिंग लिखेंगे।
एम्बैरेस्ड का सिनोनिम क्या होता है? अशेम्ड। एम्बैरेस्ड की पहले स्पेलिंग लिखेंगे और एक सिनोनिम लिखेंगे अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब क्या होता है? शर्माना, शर्मिंदगी महसूस करना। दे वर एम्बैरेस्ड इनटू मैग्नेनिमिटी। मैग्ना का मतलब होता है बिग, ह्यूज, जो बड़े आकार का है। तो मैग्नेनिमिटी का मतलब क्या होगा? जिसका आकार बड़ा हो। तो भाई जब जो बड़े आकार में हो गया है मेरे प्यारे भाइयों, मैग्नेनिमिटी का मतलब अब समझ में आ गई, लार्जनेस। ठीक है, मैग्नेनिमिटी का मतलब हमें समझ में आ गया दोस्तों, लार्जनेस। अब वेरुलेंसी का मतलब, वेरुलेंसी, वेरुलेंसी पढ़ेंगे सारे बच्चे। वेरुलेंस भी कह सकते हैं, वेरुलेंसी भी इसे हम कह सकते हैं। वेरुलेंसी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हार्मफुलनेस। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हार्मफुलनेस, यानी कि जिससे बहुत ज्यादा हमें क्या हो? नुकसान मिले। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी कि जो स्थिर नहीं है। ठीक है ना, इसे एक्सप्लोजिव भी आप कह सकते हैं, यानी कि जो विस्फोटक है, किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। अल्ट्रुइज्म अपने आप में एक ऐसी भावना है जो दूसरों के भले के लिए काम करे, है ना, यानी कि परोपकारी। हिंदी लिख दूं भाई इसके लिए? परोपकारी। इसे हम बेनिवोलेंट भी कह देते हैं, इसे हम बेनिवोलेंट भी कहते हैं। तो इनवाइडियसनेस क्या कहेंगे? इनवाइडियसनेस। यही इस प्यारे से सवाल का जवाब है। ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये गलत हमने बता दिया। ना ना ना, ये गलत हमने बता दिया। इनवाइडियसनेस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली डिसलाइक है। ना ना ना, गलत बता दिया भाई। इनवाइडियसनेस का मतलब होता है डिसलाइक। तो अगर कोई बड़ा है तो बड़े होने का मतलब जो दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता है, जिसे हम कहते हैं क्या? बड़े दिल वाले। ठीक है, वो सुना है ना बेटा, हम भी बड़े दिल वाले। ठीक है जी। फ्रेंटिक का मतलब होता है एजिटेटेड, परेशान, उपद्रवी। एजिटेटेड लिख दो भाई, सारे भाई लिख दो। ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है आपको। जब आप अपनी पीडीएफ की प्रिंट निकलाओगे तो उस पर लिखना है, और रजिस्टर पर लिख लो ये चीजें, तो आपको और भी अच्छा महसूस होगा दोस्त। सवाल नंबर 9 पर काम करते हैं। 9, 10, 11 तीन प्यारे प्यारे सवाल हैं आपके सामने, बनाओ बेटा। चलो चलो फटाफट से बनाओ। क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट। प्यारा सवाल है। चलो भाई, इसका एक बार अर्थ मुझे बताएं, आपको पता कितना है? फर्म्स डिड नॉट सडनली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्लोज, डाइवेस्ट, डिसअलाउ, कॉन्जिक्रेट। डाइवेस्ट का मतलब मैं पहले आपको बताऊंगा। डाइवेस्ट का मतलब होता है टेक अवे द पोजेशन, टू टेक अवे द पोजेशन। ठीक है, अपने अधिकार से किसी चीज को ले लेना, हटा देना। क्लोज आप जानते, इसका एक सिनोनिम लिखवा देता हूं बेटा, डिप्राइव। डिप्राइव इसका सिनोनिम हो गया। क्लोज का मतलब क्या हुआ? बंद हो जाना। ठीक है, डिसअलाउ का मतलब होता है जिसको अलाउ नहीं किया। ठीक है भाई, बचता है एक शब्द कॉन्जिक्रेट। कॉन्जिक्रेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्रेट का मतलब होता है जो पवित्र है, यानी कि होली या फिर सेक्रेड। होली या फिर जिसे हम कहते हैं सेक्रेड। तो क्या इसका आंसर होगा बेटा, बताओ। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। इसको आप बैनिश कह सकते हैं, बैनिश। या फिर इसी के लिए एक और आप शब्द लिख सकते हैं, एग्जाइल, वनवास या देश से निकाल देना। तो क्लोज, डाइवेस्ट या फिर डिसअलाउ या कॉन्जिक्रेट। सही जवाब क्या होगा? यही होगा भाई साहब, उनके अधिकार वापस नहीं लिए गए। A group of guns and missile launchers operated together at one place.
किसी एक ही जगह पर जब बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर्स को या गन्स को ऑपरेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे शिकारियों? उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश। पाल्ट्री अपने आप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लिख देता हूं, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस तरीके से स्ट्रिंग्स लगे होते हैं और इस स्टैंड से ये चिपका होता है, बजाया जाता है। सिमेट्री हम उसे कहते हैं जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, इसे हम ग्रेवयार्ड कह सकते हैं, ग्रेवयार्ड। अब बचता है हमारे सामने बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं भाई? हाँ भाई, फोन की बैटरी? अरे नहीं भाई साहब, हम उसी को कहते हैं बैटरी जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं या बहुत सारी गन्स चलाई जाती हैं। स्किटर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बताने की कोशिश किया करेंगे भाई, थोड़े थोड़े आंसर्स बताने की कोशिश किया करेंगे। क्या बात है। जब स्किटर की हम बात करते हैं तो स्किटर का मतलब होता है टू मूव क्विकली। आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको ट्रेन पकड़नी है, रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है। जब रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप क्या कर रहे हो? धक्का मुक्की करके आगे आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस भागा दौड़ी में ही आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। ही इज बेंट टू हार्म माई रेपुटेशन बाई फॉल्स एक्यूजेशन। मतलब आरोप, वो भी कौन से? झूठे। इसकी वजह से क्या कर रहा है? वो मुझे, मेरी रेपुटेशन को खराब कर रहा है। तो बेंट के साथ एक प्रेपोजिशन आती है, कौन सी बेटा? ओन। और इस प्रेपोजिशन के साथ हम हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल है पेपर में। बेंट ऑन का मतलब होता है उतारू होना। बेंट ऑन का मतलब होता है उतारू होना, यानी कि इसका एक सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं, प्रोन टू, यानी कि जब किसी की आदत हो जाती है। ठीक है जी विकास, हम ये जो प्रैक्टिस बैच लेके चलते हैं बेटा, वो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए लेकर चलते हैं। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको उसके लिए तैयार कर सकता हूं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है बेटा, आप कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं। चलिए मेरे बच्चे, दो सवाल आपके सामने पेश हैं, दो सवाल आपके सामने पेश हैं। दोनों सवालों पर थोड़ी सी प्यारी मेहनत कर लेते हैं। National development is defined as an improvement in people's daily arrangements, the provision of fundamental necessities of citizens such as food, education, social services, medical help and so on, as well as an increase in capita income. सवाल को देख के कई लोग डर गए, इतना बड़ा सेंटेंस कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास, केवल तब बयां किया जा सकता है जब इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले लोगों के प्रतिदिन की व्यवस्थाओं में। कौन सी व्यवस्थाएं? प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज, कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान किस तरह से उपलब्ध है, फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विस, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन, एज वेल एज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, उनकी प्रतिदिन आय, प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी बढ़ रही है। ठीक है, समझ रहे बेटा? तो एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज, कैलेमिटीज विपदाओं को कहा जाता है। डाइनिंग कैटेगरीज, खाने की बात कही है। लिविंग कंडीशंस या डाइनिंग टेक्निक्स, तो सटीक होगा लिविंग कंडीशंस, यानी कि जो उनका दैनिक जीवन स्तर है उसकी बात कही जा रही है। क्वेश्चन 13 पर आओ मेरे शिकारियों। द न्यू बिल्डिंग वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड, आपके सामने लिखा पैसिव है, एक्टिव वॉइस में लेकर जाना है। तो अगर आपके लिखे हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज हमें पैसिव में से एक्टिव में लेकर आनी होगी। तो ये वाली बात हमारे सामने सेट है, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए मेरे प्यारे शिकारी भाइयों, बेटा विकास पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे कभी बुरा नहीं लगता अपने बच्चों को समझाना, अगर गलती करते हैं तो मैं समझाता हूं, और जो बच्चे समझते हैं, चीजों की इज्जत करते हैं, उनको पढ़ाने में भी मजा आता है। चल मेरे बच्चे, क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, चार सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो थोड़ी सी मेहनत कर दो, 100 ग्राम फटाफट से।
शाबाश। शाबाश। क्वेश्चन 14 पर आएंगे। द विलेज बेगर्स, गांव के जो भिखारी हैं, नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्नेटरीज। ग्लिटरिंग का मतलब चमक धमक वाले, डिग्नेटरीज का मतलब होता है जेंट्री, यानी कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। सेट इन देयर असाइंड रोज, वो बैठे हैं अपनी लाइन में, जोग्ड विद वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटाइसेस। तो जो ब्राह्मण कपड़े पहने हुए उनके साथ बैठकर वो आराम से बात कर रहे हैं। तो इसमें गलत स्पेलिंग कौन सी है? ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब होता है शाइनिंग, जिसमें चमक होती है, अपनी जगह सही स्पेलिंग है। अप्रेंटाइसेस का मतलब होता है जो नौसिखिया होते हैं। अप्रेंटाइसेस हम कहते हैं जो नौसिखिया, किसी काम को नया नया सीख रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा, ओहो, ग्लिटरिंग, एक मिनट रुक जाओ भाई, ग्लिटरिंग में डबल टी आता है भाई। अप्रेंटाइज सही है, असाइन ठीक है, बैगर ठीक है, यही तो स्पेलिंग गलत है। डबल टी आता है बेटा ग्लिटरिंग में। रेमिफिकेशन अगला शब्द है हमारे सामने, रेमिफिकेशन। तो रेमिफिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ब्रांचिंग, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। इसी का मतलब, रेमिफिकेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ, यानी कि टुकड़ों में बांट देना। इंसेप्शन, सोर्स, सेटिस्फेक्शन, कॉन्सिक्वेंस, सटीक इसका सिनोनिम कौन सा होगा? तो इसमें अगर हम सटीक, इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत, शुरुआत से मतलब नहीं है। ब्रांचिंग का मतलब हिस्सों में बांटना है भाई। सोर्स का मतलब हो गया आधार, उत्पत्ति का। सेटिस्फेक्शन संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन का सिनोनिम लिख के दिखाएंगे कंटेंटमेंट। ठीक है दोस्त। तो कॉन्सिक्वेंस परिणाम, जब आप कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम एक सीक्वेंस में आपके सामने आते चले जाते हैं। क्वेश्चन 16, बट फॉर देयर वेलर दे वुड हैव बीन डिफीटेड। मेरे बच्चों आपको एक प्यारा सा शब्द सिखा रहा हूं, याद रखिएगा। बट फॉर एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, विदाउट का मतलब किसी चीज के बिना। ठीक है, और जब भी हमें बट फॉर लिखा हुआ नजर आता है तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, बट फॉर के साथ लिखा हुआ जो भी वाक्य हमें नजर आएगा, सब्जेक्ट इसके साथ हम वुड हैव, थर्ड फॉर्म इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो बिना उनके साहस के दे वुड हैव बीन डिफीटेड, उनको हरा दिया जाता। तो बेटा यहां पर बट फॉर अपनी जगह सही है, तो इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत प्यारा अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। ठीक है बेटा। डू अ गुड टर्न, यानी कि जब हम किसी के लिए पलट कर कोई अच्छा काम करते हैं, तो रिटर्न अ गिफ्ट, गिफ्ट को वापस लौटाना। वेट फॉर अ टर्न नहीं, मेक अ प्रॉफिट नहीं सर। जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो रेंडर अ सर्विस, रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना। रेंडर का सिनोनिम लिख के दिखाएंगे सारे बच्चे। चलो चलो चलो, शाबाश। क्वेश्चन 18 और 19 दो सवाल हैं, एक साथ हम हल करेंगे। आ जाओ। क्वेश्चन 18 कहता है क्या, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को देखेंगे, बी, डी, ए, सी। इसका मतलब अगर शुरुआत मिल गई तो सारा क्वेश्चन बन गया। शुरुआत ध्यान से देखनी है, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इन अ स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO आप कहते हैं, एंड कैरिड आउट बाय ए, कैरिड आउट मेरे बच्चों, कैरिड आउट बना है कैरी आउट से, और कैरी आउट का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट, यानी कि किसी चीज को किसी सिस्टम के अनुसार करना। इन अ स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरिड आउट बाय Harvard School of Public Health, the global burden and injury indicated that stress, disease and accidents are going to be the killers in 2020. Stress disease, तनाव की वजह से जो बीमारी होती है, या फिर जो एक्सीडेंट है, यही सबसे बड़े किलर होंगे 2020 में।
शुरुआत में एक बात कही है, हो सकता है यही इसकी शुरुआत हो सकता है यही इस खेल की शुरुआत हो जाए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट किलर्स। देखो जी, सबसे पहले इसने कहा है, ये तीसरे नंबर की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड की भी बात होगी। दीज एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस इन फास्ट मूविंग सोसाइटी। दीज एक्सीडेंट किसके लिए यूज हुआ है? हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए कह दिया जाए। The heart disease and depression, both stress disease are going to rank first and second। ठीक है जी, तो फर्स्ट और सेकंड यहां कह देने का मतलब हमें समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। पहले हमें डी को लिखना होगा और डी के बाद हम बी को लिखेंगे। तो देखो किस ऑप्शन में डी और बी, पहले डी और उसके बाद बी लिखा हो। यहां नहीं, यहां नहीं भाई साहब, यहां भी नहीं। कहां पर है? सिर्फ बी बॉम्बे में ही लिखा हुआ है। करेक्ट हो गया दोस्तों, तरीका समझ आ गया। चलिए, डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है, देखो कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर सिलेक्शन पाने का सही तरीका क्या है। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं कि मतलब सर सिलेक्शन पाने का सही तरीका क्या है, या सिलेक्शन किसे मिलता है। तो बेटा, सिलेक्शन उस बच्चे को मिलता है जिस बच्चे के अंदर पूरी तरह से लगन हो, जो अपने गुरु को, अपने टीचर को डिवाउट होकर फॉलो करता है। डिवाउट का मतलब रिलीजियस, जो अपने धर्म मान ले कि भाई जो गुरुजी ने कहा मैं वो करूंगा, मेरा यही धर्म है। इसी को आप गॉड फियरिंग भी कह देते हैं। तो भाई साहब, प्रोफिशिएंट, पैसिव, प्रोफाउंड। पैसिव तो आप जानते हैं जो निष्क्रिय है, जो कोई काम नहीं करना चाहता। अच्छा, एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम यही होगा। प्रोफाउंड का मतलब होता है भरपूर, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और प्योर का मतलब आप जानते ही हैं होली, रिलीजियस। तो ये सारे सिनोनिम है। एंटोनिम पूछा तो एंटोनिम इसके बाहर नहीं है। क्वेश्चन 20 हमारी स्क्रीन पर है मेरे बच्चे, सवाल को ध्यान से देखते हैं। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक्स टू करप्शन। ठीक है ना, और अभी अभी क्या हुआ है मेरे बच्चे, अभी अभी क्या हुआ है? अभी अभी ऐसा हुआ है कि एक अवार्ड दिया गया है, $1 million कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी को, जिसकी वजह से करप्शन क्या होगा? जिसकी वजह से करप्शन की बदबू आती है। इस रीक्स का मतलब है स्मेल्स। स्टिंक्स, स्टिंक का मतलब होता है बदबू आना। बताओ बेटा, इसमें क्या आपकी तरफ से ग्रामेटिकल एरर है? एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है। $1 million कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दैट इसको रिलेट कर रहा है, इसी की वजह से यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कोई एरर है नहीं। अगर आप चाहो तो इसमें एरर बनाना, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बना सकते हैं। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन एंड इट इज कॉल्ड, आओ मेरे दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई क्लोज टेस्ट आता है तो क्लोज टेस्ट में आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है। ठीक है, क्लोज टेस्ट में हमेशा आपको देखना है, अभिषेक दोनों अरेंजमेंट अपने आप में सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अरेंजमेंट अपने आप में सही है। आजकल सेकंड अरेंजमेंट को ठीक मानते हैं लोग। ठीक है, दोनों अपने आप में सही है। बेटा, कंसीडर, कंसीडर्ड, टू कंसीडर, कंसीडरिंग, वर्ब की अलग अलग फॉर्म है। अवेयर, जागरूक होना, नोन, जानना, विटनेस, किसी चीज को देखना, अवेयरनेस, अवेयर से ही नाउन बना है। फ्रॉम, एज पर, सिंस, फॉर, कोई दिक्कत नहीं। एज अ रिएक्शन, एज अ रीजन, कॉजिंग, एज अ रिजल्ट। चलो पहले इन चार के अनुसार पैसेज को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे सज्जन दोस्तों, दिमाग लगाइएगा, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। क्या आप मुझे इस पूरे के पूरे लिखे हुए पैसेज का मीनिंग बता सकते हैं, थीम बता सकते हैं, आखिर ये किस बारे में क्या बात कर रहा है? पहले आप इसे शांति से पढ़ो बेटा, फिर मुझे बताओ।
तो लगभग बच्चों ने पढ़ा और अच्छी थीम बताई, मुझे अच्छा लगा पढ़ा हुआ देखकर आपका। ह्यूमन लाइफ इज ब्लैंक अ यूनिक ब्लेसिंग। इंसान की जो जिंदगी है वो अपने आप में एक अद्वितीय वरदान है भगवान की तरफ से, विच इन रिटर्न डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक ऑफ द सेल्फ। ठीक है, और जो आप अपनी अगर खुद की जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना ही अच्छा आप अपने जीवन को महसूस करेंगे। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नीदर हैव पीस नोर कैन ही फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है जो आप अपने जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। ब्लैंक फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, मतलब क्योंकि भगवान निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इनविजिबल टू द नेकेड आई, हमारी जो आंखें हैं जिनसे हम भगवान को देखें, दिखाई कभी नहीं दे सकता। आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेर एवर इट गोज, हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, वो हमेशा भटकता है जहां ये चाहे। वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, हम अयोग्य हैं इस मामले में कि हम भगवान के लिए प्रेम जगा सके अपने मन में। एंड रिलीजियन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवन, जो स्वर्ग की सफेद रोशनी है उसे हम कभी देख नहीं पाते। मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन बाई द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूजेज इट्स ग्रेविटी, तो जो वो दिव्य रोशनी भगवान हमें दे रहा है उस रोशनी को प्रिज्म से हम बांट तो सकते हैं अलग अलग हिस्सों में, तो वो उसकी असली वजह को खत्म कर देता है। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग, इकट्ठे होने की बजाय, इट बिकम्स अ मेजर डिवाइडिंग फोर्स। आज हमारे अंदर एक डिवाइडिंग फोर्स पैदा हो गई है। French philosopher Teilhard de Chardin, thinking deeply on meaning of our existence and relationship with the divine, expounds. Expound का मतलब होता है व्याख्या करते हैं, आगे हमें बताते हैं। We are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience. हम spiritual being है जो इंसानी रूप में जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम शरीर से होकर देवीय आनंद नहीं ले सकते हैं। नाइस एंड इट इज वेरी डीप। अगर आपसे इस पैसेज के बारे में पूछा जाए ये किस तरह का आइडिया कन्वे करता है, ये इस तरह का आइडिया कन्वे करता है जिसे हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। पहला सवाल जवाब, ह्यूमन लाइफ इज सर पैसिव होने की वजह से कंसीडर्ड हमें मार्क करना होगा। पहला सेंटेंस पैसिव की कंसीडरेशन हमें दे रहा है। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, सर द लिखा हुआ है नाउन, मतलब द लिखा है आर्टिकल, तो आर्टिकल के साथ हम नाउन यूज करेंगे। अवेयर अपने आप में एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। विटनेस का कोई लेना देना नहीं, अवेयरनेस का, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता से यहां अर्थ निकाला जाए दोस्तों। Not aware of the self can neither have peace nor can foster peaceful existence. We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. Blank, the formless God is invisible to the naked eye. तो यहां पर from the नहीं, as पर नहीं, since या for। ठीक है, यहां कारण बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि मतलब भगवान जो है वो हमारी इन आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। सिंस का मतलब यहां बिकॉज है, बिकॉज द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेयर एवर इट गोज। फोर्थ पॉइंट कहता है ब्लैंक, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, और इसी का परिणाम जो निकलता है एज अ रिजल्ट, इसी का परिणाम निकलता है कि हम भगवान के साथ अपनी कोई बॉन्डिंग जोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें भगवान दिखता नहीं, इसलिए हम सोचते हैं भगवान है नहीं। एंड रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस, क्या कहेंगे, ब्रेक्स फ्रॉम, ब्रेक्स इनटू, ब्रेक्स टू या ब्रेक इनटू। तो भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां ब्रेक इनटू लिखा है, यहां ब्रेक्स इनटू लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं टेंस का लॉजिक काम कर रहा है। एंड रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस, तो यही आपके सामने सब्जेक्ट है। सिंगुलर होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चे, सिंगुलर होने की वजह से ब्रेक फ्रॉम नहीं है, ब्रेक्स के साथ टू कोई फ्रेजल वर्ब नहीं, ब्रेक इनटू नहीं, तो क्या कहेंगे, ब्रेक्स इनटू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक्स इनटू का मतलब होता है जो फोर्सफुली एंटर करता है। ठीक है, एक बार अब आप अपना स्कोर बताएंगे एंड दिस इज द आंसर की टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये पीडीएफ की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी जाएगी, ये आप लोगों के नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आज के लिए इतना ही, प्यार काफी है। आज हमारा दूसरा ही टेस्ट हुआ है, तो अब हम आपके साथ और भी मॉक टेस्ट लगाएंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही मेहनत करें। बाय एवरीवन, टेक केयर।